हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको मेरी स्क्रीन पे लगी पिक्चर को देखकर कुछ याद आया? नहीं? तो आइए दूसरी पिक्चर देखते हैं। अभी जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही याद किया। ये जो आंदोलन कर रहे हैं अन्ना हजारे जी, ये एक लोकपाल बिल की मांग कर रहे हैं और इनके साथ अरविंद केजरीवाल, मेधा पाटकर, किरण बेदी जैसे नामी गिरामी सोशल एक्टिविस्ट एंड पब्लिक सर्वेंट्स भी आंदोलन में शामिल थे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये सब डिमांड कर रहे हैं एक लोकपाल बिल की। तो बेसिकली ये लोकपाल बिल क्या था? देखिए, मेरी स्क्रीन पर आप लोकपाल बिल का फॉर्मेट देख रहे हैं, लोकपाल बिल 2011। तो सबसे पहले ये कहाँ से इश्यू हुआ? ये इश्यू हुआ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट लॉ एंड जस्टिस की तरफ से। और इसने क्या किया है? ये मांग रहा है आपसे, सजेशन मांग रहा है। किस चीज के ऊपर मांग रहा है? टाइटल है द लोकपाल बिल 2011, और इसके बाद इसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो बेसिक या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे वो ये थे कि अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी करप्शन में लिप्त पाई गई तो उसके अगेंस्ट सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। कार्यवाही करने के लिए एक सशक्त लोकपाल या लोकपाल की बॉडी बनाई जाएगी, जो कि इस पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट करप्शन के जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो करेगी, और पुख्ता सबूत जुटाने के बाद 1 साल के टाइम पीरियड में उसको सजा दिलवाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान था कि विदेशी बैंकों में जो भी भारत का काला धन पड़ा हुआ है उसे वापस लाया जाएगा, और उस धन को भारतीय जनता और भारत के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने इस फॉर्मेट के जरिए कुछ चीजें समझी कि ये कहाँ से इश्यू होता है, ये किस चीज के बारे में होता है, इसके प्रोविजंस क्या होते हैं। ये बेसिकली बिल होता है। अब हम कहें सरल या बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में, तो बिल होता क्या है एक्चुअली? देखिए, कानून बनाने की दिशा में पहला कदम बिल है। बिल एक रफ ड्राफ्ट है जिसे कि कानून बनाने वाली संस्था, जिसे कि हम अपने देश में लेजिस्लेचर बोलते हैं, उसका कोई मेंबर प्रपोज करता है। ठीक। अब ये बिल कितने प्रकार के होते हैं इसको समझेंगे। ये बिल 4 प्रकार के होते हैं: मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल। फ्रेंड्स, जो बिल मनी बिल है उसके तहत हमारी सरकार नया टैक्स लगाती है, पुराने टैक्स को खत्म करती है। इसके अलावा हमारी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि वो जितने भी पैसे हैं उनको निकाल के कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर दे, बल्कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज पर पैसा खर्च करना चाहती है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना चाहती है, तो उसके लिए भी सरकार को एक बिल प्रेजेंट करना पड़ता है। अब ये कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपका बैंक में खाता होता है ना, उस खाते में से आप जो पैसे निकालते हैं वो आपके विड्रॉल में आ जाते हैं, जो डालते हैं वो डिपॉजिट में आते हैं, और जो पासबुक में आप एंट्री देखते हैं तो आपको सब पता चलता है कि भाई आज की डेट में मेरे खाते में इतने पैसे हैं। उसी तरीके से जो कंसोलिडेटेड फंड है वो सरकार का एक तरीके से अकाउंट है। जो भी खर्चा करेगी वो एक्सपेंडिचर होगा उसमें से होगा, और जो रेवेन्यू मतलब सरकार की जो भी रिसीट्स या इनकम्स आएंगी वो सब कंसोलिडेटेड फंड से होगी। अब आप फ्रेंड मुझसे कहेंगे कि क्या आप कोई एग्जांपल देकर बता सकते हो कि मनी बिल क्या होते हैं? तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एज अ मनी बिल इनिशिएट हुआ था और पास हुआ था। ठीक है, कि भारत का पैसा किसी दूसरी जगह जा रहा है, मनी को लॉन्डर किया जा रहा है, साइफनिंग ऑफ मनी किया जा रहा है। ये बेसिक इसका पर्पस एम था कि उस पैसे को वापस लाया जाएगा। ठीक। अब आधार एक्ट 2016 को भी एक मनी बिल के रूप में प्रेजेंट किया गया था। मैंने आपको एक लिंक भी प्रोवाइड की हुई है जिसमें आप डिटेल्स जान सकते हैं पीएमएलए एक्ट 2002 की। अब दूसरा बिल है फाइनेंस बिल। आप मुझसे कहेंगे कि मैम मनी बिल और फाइनेंस बिल ये दोनों तो मनी के से ही रिलेटेड है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों तो एक ही चीज लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं। देखिए, मनी बिल टैक्सेस को लगाना और टैक्सेस को हटाने की बात करता है, लेकिन फाइनेंस बिल मनी बिल में ही कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को अप्लाई करने की बात करता है। मतलब अगर सरकार ये कह रही है कि हमने इतना टैक्स लगाया था,
तो अब उसमें वो कुछ सरचार्ज ऐड करना चाह रही है, तो उसके लिए उसे एक फाइनेंस बिल प्रपोज करना पड़ेगा जो कि सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड होता है। ठीक, अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इसको मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक्चुअली होता क्या है। जो भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की बात करे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अच्छा, तो ऐसे बिल में कितनी मेजोरिटी की जरूरत होती है? देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सेंसिटिव बिल है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की बात कर रहा है। तो क्या मतलब हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता। और ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन आई वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट के बाद आई, जिसमें बताया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं या कुछ मूलभूत चीजें हैं, उनमें पार्लियामेंट चेंजेस नहीं कर सकती, लेकिन उसके अलावा परिवेश और परिस्थिति के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में चेंजेस किए जा सकते हैं। अच्छा, तो मैंने अभी आपको बोला था कि इसमें कुछ अलग तरीके की मेजोरिटी होती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, जबकि बाकी तीन बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल को पास करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? जब कोई भी चीज के लिए 50% वोट्स मिल जाए तो आपको सिंपल मेजोरिटी मिल गई। लेकिन 2/3 मेजोरिटी को हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। इसके लिए लगभग 67% वोट्स की जरूरत होती है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वो ये कि स्पेशल मेजोरिटी भी कैसे, जब आपके हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के 50% लोग कम से कम होने चाहिए, तब उसे स्पेशल मेजोरिटी माना जाएगा। 2/3 वोट्स तो आपने डलवा लिए, लेकिन मेंबर्स तो कुल मिला के 85% थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कितना इंपॉर्टेंट है, कि उस बिल को लाने के लिए आपको 50%, सॉरी, बिल को एक्ट या लॉ बनाने के लिए आपको कम से कम 50% तो पहले स्ट्रेंथ चाहिए हाउसेस की, और उसके बाद आपको 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए। अब चौथे वाले बिल की बात करते हैं, ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल। देखिए फ्रेंड्स, कानून तो लॉ भी है, कानून ऑर्डिनेंस भी है, तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? फ्रेंड्स देखिए, जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वो कहलाता है लॉ, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा एक शॉर्ट टर्म वैलिडिटी, जैसे कि 6 मंथ्स कहते हैं, उसके लिए कोई कानून बनाया जाता है तब वो कहलाता है ऑर्डिनेंस। अच्छा, अब प्रेसिडेंट को जरूरत क्या है कि कानून वो बनाए, जब लेजिस्लेचर जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है वो लॉ बनाती है, तो प्रेसिडेंट क्यों बनाते हैं? फ्रेंड्स देखिए, जब भी पार्लियामेंट छुट्टी पर होती है या सदन में नहीं होती है, सेशन में नहीं होती है, लेकिन ऐसा कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर या अर्जेंट कोई ऐसी नीड आ जाती है कि हमें इमीडिएट लॉ की जरूरत है या कोई कानून की जरूरत है, तो उस स्थिति में हमारे देश के हेड यानी प्रेसिडेंट कानून बना सकते हैं। उस कानून को ही ऑर्डिनेंस कहा जाता है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है। फ्रेंड्स देखिए, समय समय पर ऐसे ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट साहब बनाते रहे। इनमें से एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आई हूं कि क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस हमारे प्रेसिडेंट ने पास किया था 2013। और इसी ऑर्डिनेंस को जब कानून से बदल दिया जाए या पार्लियामेंट इसी ऑर्डिनेंस को ध्यान में रखते हुए कोई कानून बना दे, तब वो क्या कहलाता है? तब वो कहलाता है ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल, और इसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी की ही जरूरत होती है। अब हम देखते हैं कि बिल को कानून बनने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था कि बिल को कानून बनने के लिए सबसे पहली जो चरण है, या सबसे पहली कानून बनने की प्रक्रिया में जो सबसे पहला कदम है या चरण है, वो है बिल, है ना? तो बिल कैसे कानून बनता है? जिस तरीके से हमारे ह्यूमन लाइफ की बहुत सारी स्टेजेस होती है ना, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, यूथ, अडल्टहुड, ओल्ड एज एटसेट्रा। सिमिलरली एक कानून के बनने की प्रक्रिया में भी बहुत सारे चरण और अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले अगर बिल हमारा जो इनिशिएट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है उसकी पहली स्टेज क्या होती है? इंट्रोडक्शन स्टेज, उसकी रीडिंग की जाएगी, जैसे मैंने आपको लोकपाल बिल 2011 में दिखाया था।
दिखाया था ना, उसमें सबसे पहले क्या करोगे भाई, रीडिंग करके दिखाओगे। जो भी मेंबर उसको लेकर आ रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट से वो आ रहा है, वो उसको रीड करके बताएगा कि भाई बिल ये है और इसके ये प्रोविजंस हैं। इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट स्टेज। ठीक। अब जब वो बिल, उसके प्रोविजंस गवर्नमेंट के न्यूज़पेपर, जैसे कि हम गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें पब्लिश हो गया, तो वो बन गया, वो आ गया पब्लिक डोमेन में। अब आप भी उसे पढ़ सकते हैं। हम शिकायत रखते हैं कि भाई सरकार जो भी करती है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भारत सरकार एक राजपत्र में सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पब्लिक को देती रहती है। और इस राजपत्र में, जो कि हर सप्ताह प्रकाशित होता है, इसमें बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कोई बिल अभी प्रपोज्ड हुआ है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सब भी मेंशन होता है। इसके बाद ये बिल एक स्पेशल कमेटी के पास जाता है, जो कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाती है और उस डिपार्टमेंट को वापस सौंप देती है। दूसरी रीडिंग में बिल के जो कमिटी ने जो भी सजेशंस या रिपोर्ट्स दी थी, उसके साथ उसकी रीडिंग हो जाती है सेकंड स्टेज में। रीडिंग के बाद उसमें क्लॉज बाय क्लॉज समझा जाता है कि इस क्लॉज में ये एडिशन हुए, ये सजेशंस आए थे, ठीक है, ये अमेंडमेंट्स की बात है। और उसके बाद डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं, और उसके बाद वोटिंग होती है कि अगर कोई सजेस्ट कर रहा है कि ये इसमें अमेंडमेंट आने चाहिए, तो उसमें वोटिंग हो जाती है। वोटिंग के बाद वोटिंग के बाद वो जो सजेशंस या अमेंडमेंट्स थे, वो बिल का एक पार्ट बन जाते हैं। और अब जो फाइनल रीडिंग होगी, जो थर्ड रीडिंग होगी, उन पार्ट्स के साथ उनको स्टडी किया जाएगा बिल को। अब ध्यान रखिएगा, इस स्टेज पे कोई भी डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होगा, कि वो तो पहले ही हो चुका है। और अब बिल या तो पास होगा या तो रिजेक्ट होगा। जब बिल पास हो जाता है, तो वो उसके बाद जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, उनको उस पर साइन करना होता है। 10 डेज का वर्किंग पीरियड उनके पास होता है, और जब वो एक बार उस पर साइन कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा एक्ट या लॉ। फ्रेंड्स, आपको याद है हाल ही में कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर लीक्स ना हो, जिसके ऊपर कोई बिल आया था? अगर आपको याद नहीं और आप जानना चाहते हैं कि वो बिल कौन सा था, तो मेरे नेक्स्ट सेशन को देखें। मेरे नेक्स्ट वीडियो का नाम होगा इस बिल का जो टाइटल होगा। ठीक है। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सशक्त रहें, लेकिन मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।